भी हम बात करेंगे, लेकिन इस मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ पहले आपसे करवा देते हैं। प्रोफेसर असफर शमसी साहब बीजेपी स्पोक पर्सन हमारे साथ मौजूद है, निरंजन पोद्दार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ और सागर शाह साहब कांग्रेस स्पोक पर्सन हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सब निरंजन पोद्दार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ इस चर्चा में लगातार बने हुए हैं। निरंजन साहब, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत वाज़ेह किया है कमिश्नर ने कि वोटर टर्नआउट में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, यानी कि पहले से इस बात का अंदाजा है कि इल्जाम लगेंगे और लग भी चुके हैं कि यहाँ पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है या एक खास पार्टी को जो है टारगेट किया जा रहा है, दूसरे को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे इल्जाम लगते रहे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इसके मायने क्या है जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है? देखिए सबनम जी, इलेक्शन कमीशन ने या चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों का उन्होंने जवाब दिया ना, वो सिलसिलेवार जवाब दिया है। और जो चीजें उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो बात करी, उन्होंने ऊपर से उठा के नीचे तक आज तक गिलाई। उन्होंने कहा हमने ये चीज भी एक्सेप्ट करी, हमने ये चीज भी एक्सेप्ट करी, हमने ये चीज भी एक्सेप्ट करी। तो मेरे हिसाब से चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त जो है वो अपनी तरफ से कोई कसम नहीं छोड़ रहे। लेकिन जो लोग इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, जो लोग इस देश के अंदर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए वो ही इस लोकतंत्र को और इन संवैधानिक संस्थाओं को घायल कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ वर्षों से संवैधानिक संस्थाओं और हमारी संवैधानिक प्रक्रियाओं को जिस तरीके से लांछित किया जा रहा है, जिस तरीके से उसके ऊपर संदेह लोगों का मन में पैदा किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। मेरा ये मानना है, मैं बार बार हरेक चर्चा में, हरेक डिबेट में ये बात मैं बोलता हूँ कि इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर इनका भरोसा जनता के मन में अगर कहीं कम हो गया या जनता के मन में इनसे भरोसा उठ गया, तो मेरे हिसाब से फिर इस लोकतंत्र को संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी और ना ही ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ही बचेगी। तो कम से कम जो लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी निभाते हैं, जो लोग इस शासन व्यवस्था में भागीदारी निभाते हैं, कम से कम उनको इस सूचिता का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये जो हमारी मान्यताएं हैं, इनके अंदर आम जनता का भरोसा बना रहे। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि मैच हार गए तो पिच के ऊपर सवाल उठा दें कि आपकी विकेट जो है वो। चलिए कल का इंतजार कर लेते हैं, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, कल जनता ने क्या तय किया है, ये पिटारा खुलने जा रहा है कल क्या। निरंजन पोद्दार साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है ये जो इलेक्शन था, मुद्दे क्या थे, 5 गारंटियां क्या होनी चाहिए थी जिसका इलेक्शन से पहले बार बार जिक्र किया गया? कांग्रेस की तरफ से भी कुछ बयानबाजी की गई, उसका भी मैं जिक्र करूंगी। लेकिन क्या वाकई में इस देश की सभ्यता, इस देश का कल्चर और जो 54 साल तक अपोजिशन पार्टियां जो राज करती रही, जिनकी सरकार रही, उन्होंने किसी का मंगलसूत्र बांटने का काम किया, किसी खास तबके को यहां मुस्लिम रिजर्वेशन के तौर पर देने का काम किया, और दूसरा और भी कई चीजें यहां पर आई, क्या आपकी संपत्ति को बांटने का काम किया? ऐसा हुआ है क्या हिंदुस्तान की राजनीति में आजादी के बाद? देखिए सबनम जी, इस चीज के अंदर मैं 2 बिंदुओं पर बात करूंगा। पहला बिंदु, जिस तरीके से आपने कहा कि 3 मुद्दों के ऊपर चुनाव हुआ। देखिए वास्तविकता ये है कि मुद्दे राजनीतिक पार्टियां डिसाइड करती है और राजनीतिक पार्टियां मुद्दे इस हिसाब से डिसाइड करती है कि जनता को कौन सा मुद्दा जाकर के और कनेक्ट करता है। पहली बात, क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आप अगर ये कहें कि केवल इसी मुद्दे के ऊपर चुनाव संपन्न होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो चीज ना तर्कसंगत है और ना वो न्याय संगत है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए कुछ भी मुद्दा हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए अपने घर के बाहर बनी हुई नाली मुद्दा हो सकता है और किसी के लिए हाईवे मुद्दा हो सकता है, किसी के लिए एक दारू का पौवा मुद्दा हो सकता है और किसी के लिए सन 2047 का विकसित भारत मुद्दा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि यहाँ पे अगर कांग्रेस की बात करें या जो अपोजिशन है उसकी बात करें, तो इसके अंदर कोई भी ये कहे कि हम दूध के धुले हैं, दूध के धुला कोई भी नहीं है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर एक पार्टी हिंदू मुसलमान अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करती है, तो दूसरी पार्टी जो है वो बहुसंख्यक के अंदर भी अगड़ा पिछड़ा दलित ये वो
ये ओबीसी फलाना ढिमकाना, यानी कि कहने का तात्पर्य ये जातिगत जनगणना वाला सिद्धू। अभी आपने कहा कि कोई पार्टी किसी को क्या बांट देगी, अब आ गया आपका सवाल। अब मैं आपको एक जवाब देता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपने अभी इन्हीं चुनावों के दौरान राहुल गांधी जी को देखा होगा। राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी जी ये कह रहे थे कि हम एक्सरे करवाएंगे, और एक्सरे करवाने के बाद में ये पता चलेगा कि ज्यादा किसके पास है और कम किसके पास है। जिसके पास ज्यादा है वो कम वाला उसके पास जाएगा, कहेगा भैया हमारी संख्या 90% है, आपके पास इतना ज्यादा क्यों है, आप हमारा निकालिए। तो निकालने का क्या मतलब है? मुझे लगता है हमें एक एनालिस्ट होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमें न्यूट्रल अपना पक्ष रखना चाहिए। निरंजन पोद्दार साहब, इस मर्तबा इलेक्शन में ऐसा लगा, हालांकि ज्यादातर इलेक्शन में जो है दूसरे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, और इस मर्तबा तो ऐसा लगा कि विकास गर्मियों की छुट्टियों पर छुट्टियां मनाने गया हुआ है और दूसरे मुद्दों पर ही इस पूरे इलेक्शन में चर्चा हुई, लेकिन विकास के मुद्दों पर मंच पर जो एक चोट दिखनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई। राहुल गांधी अपने बयान में कहते हैं कि हमें भटकाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। देखिए ऐसा है सबनम जी, मेरा अगर दृष्टिकोण पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि चुनाव के अंदर, जैसे आपने देखा होगा, मैं इसे आपको थोड़ा सा अतीत में ले चलता हूँ। राजनीति शब्द किस चीज का नाम है? राजनीति शब्द उस चीज का नाम है जिस नीति से राज प्राप्त किया जाए वो राजनीति है। अब एक जमाना हुआ करता था जब ये जो राज प्राप्त किया जाता था, ये तीर कमल के 100 तलवारों से राज प्राप्त किया जाता था, लेकिन आज की तारीख में जनतंत्र और प्रजातंत्र के अंदर ये राज प्राप्त किया जाता है जनता को अपने पक्ष में ला करके, जनता को अपने पक्ष में लामबंद करके। अब वो लामबंदी करने का मामला ये है कि वो आपका अपना एक निर्णय है कि आप कौन से मुद्दे पे लामबंद करेंगे। जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे, बार बार यहाँ चर्चा चल रही थी कि भाई आपने दोनों वक्ताओं से आपने पूछा कि क्या राम मंदिर तोड़ दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर सवाल ये भी तो उठता है, जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आई और 400 सीटें लेकर के आई तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा, देश के अंदर आगे से चुनाव नहीं होंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? यही सवाल अरविंद केजरीवाल ने 2019 में उठाए थे कि अमित शाह नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव जीत कर गए तो आगे चुनाव नहीं होने देंगे। क्या पिछले 5 वर्षों में हमने राज्यों के चुनाव नहीं देखे या अभी केंद्र का चुनाव नहीं हो रहा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि चुनावों के अंदर और राजनीति के अंदर वाद प्रतिवाद हर व्यक्ति करता है। अब यहाँ पे हिंदू मुसलमान की, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि किसी को हिंदू मुसलमान की राजनीति सूट करती है, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। किसी को दलित और स्वर्ण की राजनीति सूट करती है, वो दलित और स्वर्ण की राजनीति सूट करता है। जिसको ठाकुर जाट बनिया ब्राह्मण ये वाली राजनीति सूट करती है, वो राजनीति। कहने का तात्पर्य ये है कि दूध का दूल्हा है कौन? ना भारतीय जनता पार्टी दूध की धूली और ना विपक्ष दूध का दूल्हा। अब इसके अंदर सीधी सी बात यह है कि जनता को आपको अपनी तरफ लामबंद करना है। और यहाँ पे रही बात जिस तरीके से अपीजमेंट की या जो हिंदुत्व की या जो बातें चल रही है, आप मुझे 20 मिनट और दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए सबनम जी, ये सारी की सारी अवधारणा आई कहाँ से? ठीक है, निरंजन पोद्दार मुख्य धारा में नहीं आने देना चाहते। एक देश के विकास का आधार, एक देश की तरक्की का आधार शिक्षा, तालीम, एजुकेशन, हेल्थ और इसके साथ साथ डेवलपमेंट है। ये तमाम मुद्दे होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा कि हर किसी के लिए अलग अलग मुद्दा है, यानी कि हम मुद्दों से भटक रहे हैं और हमारा भविष्य मुद्दों से भटक रहा है। निश्चित रूप से देखिए सपनम जी, मेरे हिसाब से हमारे जो नीति नियंता थे, हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने हमें लोकतंत्र की जो अवधारणा थी, उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य रहा होगा अंत्योदय का, कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे भूखा ना सोए, कोई भी व्यक्ति नंगा ना रहे, कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रहे। तो कहीं ना कहीं जितनी भी राजनीतिक दल है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको मेरे हिसाब से अंत्योदय के सिद्धांत के ऊपर ही काम करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज तक कभी हमारी जो राजनीति है, मैं इसके अंदर इस पक्ष की या उस पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम पक्ष की बात कर रहा हूँ। कभी भी हमारी जो राजनीति है वो उन्होंने चर्चाएं तो बहुत की, उन्होंने गरीबी खत्म करने की बात तो बहुत करी, उन्होंने लोगों का विकास करने की बात तो बहुत करी, लेकिन आज में अगर मान लीजिए इस देश के अंदर, इस देश का अन्नदाता अगर उसकी आमदनी अगर मान लीजिए 27 रुपए रोज से नीचे है, या यूं कहें कि आज में अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़े,
तो ये निश्चित रूप से इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है। इसके अंदर जो पार्टियां सत्ताओं में आज तक रही है वो तमाम पार्टियां इस चीज के लिए दोषी है। कोई भी पार्टी इसके अंदर आप अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकती। अगर यहाँ पे अन्नदाता को अगर आत्महत्या करनी पड़ती है अपना कर्जा न चुका पाने की वजह से, तो मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से राजनीति इस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है कि राजनीति जब नकारात्मकता की तरफ जाती है, अब बार बार हम ये कहते हैं कि देखिए सत्ताएं जो होती है वो तो हमारे यहाँ जयप्रकाश नारायण जी कहा करते थे कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो सत्ताएं आवारा हो जाती है। तो सत्ताएं तो निश्चित रूप से हिंसक होती है, सत्ताएं तो निश्चित रूप से चलिए एग्जिट पोल इस तरफ इशारे कर रहे हैं कि विपक्ष मजबूत आ रहा है। और बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।